नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों देखेंगे कि एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं उनको उसी में से एडमिट कार्ड जारी होगा और जिन लोगों ने नहीं भरा था उन लोगों को दूसरा चांस दिया गया है। फॉर्म रनिंग में चल रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब एग्ज़ाम को देखते हुए आप देखेंगे कि सी टेट का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है और इसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो भी लगभग 1 से 1.5 महीने में ऐसा बोला जा रहा है कि करवा देंगे। इसके बाद मुख्य रूप से एमपी टेट का जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी फरवरी में करवा सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन चूँकि जारी हो गया है तो उसी को ध्यान में देखते हुए हम लाने वाले हैं आपके लिए एक पर्यावरण की श्रृंखला या कहते हैं ईवीएस की सीरीज, है ना, जिसमें कंप्लीट वीडियो होंगे। टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा एक एक करके। तो दोस्तों आप खुद देखिएगा और समझिएगा कि ये आपके लिए कितना कारगर होता है। बहुत सारे चैनल बने हुए हैं और ईवीएस पढ़ाया भी जाता है। तो देखेंगे कि दोस्तों कुछ शुरुआत से उठाए और बीच में उस टॉपिक को छोड़कर दूसरा टॉपिक जस्ट स्टार्ट कर दिए, उसके बाद तीसरा लेसन स्टार्ट कर दिए। मतलब आधा अधूरा कुछ बताते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ बताते हैं, है ना। लेकिन उसमें जो इंडेक्स या डिस्क्रिप्शन दिए हुए होते हैं, मैंने कई जगह पे चेक किया हुआ है, तो उसमें से पूरी जानकारी कितना इतना पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन मुख्य चीज़ें बताई और उससे मुद्दे से हट करके दूसरा टॉपिक उठा लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस की श्रृंखला, है ना, तो उसमें देखेंगे कि कंप्लीट अपन को कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन जल्दी कवर करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। एक ही वीडियो में पूरे लेसन को या चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ करके, है ना, और लिखना होगा और अपन इसी तरीके से क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और आप देखिएगा, है ना, कि ये आपके एग्जाम में कितना कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो पर्यावरण से है और सर्वप्रथम चूंकि हम पर्यावरण की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं उस पर ये पहला वीडियो होगा। इसके बाद पर डे आपको 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। लगभग वही 20 से 25 वीडियो में पूरा ईवीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हमें उसकी रूपरेखा जाननी होती है कि आखिर इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और वो उस सिलेबस के अनुसार हमें चलना होता है। और सिलेबस के अनुसार यदि चलते हैं तो वही चीज़ें क्या होती हैं, टाइम से पूरी भी हो जाती हैं और वही चीज़ें क्या है, हमारे लिए रामबाण सिद्ध होती हैं और हमें एग्जाम में सफलता दिलाने में सहयोग करती हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि सबसे पहले पर्यावरण जो है, खासकर देखेंगे कि एमपी टेट का, सी टेट का और यूपी टेट का जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है। कहीं 1-2 टॉपिक इसके छोड़ दिए गए और उसके उठा लिए गए, लेकिन ये सिर्फ सिलेबस में दिखाया जाता है। ये सिर्फ दोस्तों ये सिर्फ सिलेबस के अंदर दिखाया जाता है कि इतने टॉपिक को हम ले रहे हैं और इतने टॉपिक को छोड़ रहे हैं। लेकिन जब उसके अंदर आप जाएंगे सिलेबस के अंदर तो देखेंगे कि सेम वही टॉपिक, है ना, दिए हुए हैं। जैसे कि सी टेट में देखिए, मैं आपको बताऊं, पशु पक्षी समाज उसमें है, पशु पक्षी समाज एमपी टेट में है, पशु पक्षी समाज यूपी टेट में है। इसके बाद आप खेल देखिए, योगासन देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, उद्योग व्यवसाय देखिए, इसके बाद, है ना, और इसके बाद भोजन और पोषण देखिए, इसके बाद पानी, हवा प्रदूषण, मानव निर्मित साधन आदि जब देखेंगे सिलेबस के अंदर घुस के उसके टॉपिक को देखा जाएगा तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। फिलहाल हमारा उद्देश्य रहेगा एमपी टेट को लेकर चलना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सी टेट इससे अछूता रह जाएगा, यूपी टेट इससे अछूता रह जाएगा। पढ़ेंगे एक साथ ऐसे कि कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जाए वो आपके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। यानी वो किसी भी टॉपिक से, यदि ईवीएस के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, वो आपके नोट्स से होना चाहिए।
ऐसा मतलब जो क्वेश्चन आए वो आपके समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इन्हीं धारणाओं को लेकर के हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस का टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा ईवीएस का पाठ्यक्रम या ईवीएस का सिलेबस, है ना। चूंकि हमने सिलेबस के बारे में यदि जान लिया तो पूरा माइंड में एक खाका बन जाएगा और एक एक करके सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें देखना है कि 150 क्वेश्चन में से यानी कि 150 क्वेश्चन में से 5वां भाग हमारे ईवीएस का रहता है, यानी कि पर्यावरण का रहता है, यानी कि 30 नंबर ईवीएस से या पर्यावरण से ही पूछे जाते हैं। और 30 क्वेश्चन में से जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं, उसको भी अपन कवर करके चलेंगे। इसका मतलब आपको दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा ईवीएस की पूरी कंप्लीट सीरीज, ताकि कहीं आपको अन्य जगह ताका झांकी ना करनी पड़े, एक ही जगह आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। दोस्तों जैसा कि इसके हेडिंग में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप देखेंगे कि अभी 16 तारीख का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था शाम वाला, उसमें से सेम यही क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कोई कठिन बना दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि ईवीएस का फुल फॉर्म ही पूछ लिया उनने। सीटेट 2021 जो अभी 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, उसमें उठाकर देखिएगा कि ईवीएस का उसमें फुल फॉर्म तक पूछ दिया है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना। छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर अपन चलेंगे, जीरो से उठाएंगे बिल्कुल, जहां मतलब समझ बनाकर चलेंगे। जहां अभी या हम यही मान के चल रहे हैं कि हमें अभी कुछ नहीं आता, मतलब ईवीएस हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो उस लेवल से अपन उठा के चलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम इसके टॉपिक पर यदि चर्चा करें तो इसमें देखेंगे कि पहला जो टॉपिक होगा वो मिलता है एमपी टेट में, यानी कि जो एमपी टेट का पहला टॉपिक है या सिलेबस का पहला टॉपिक है, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमें परिवार के बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद मित्र क्या होते हैं, मित्र के बारे में डेफिनेशन जानना है ना। चूंकि जो ईवीएस है वो बच्चों को ध्यान में रखकर, यानी कि बालकों को ध्यान में रखकर, है ना, इसका सिलेबस बनाया गया है। तो ये जो शिक्षा है वो कैसी होगी, बाल केंद्रित होगी। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि एक बालक अपने परिवार में रहकर कैसे गुणों को या आचरणों को धारण करता है, या है ना। सबसे पहले बालक स्कूल नहीं जाता है दोस्तों, सबसे पहले बालक क्या है, अपने परिवार में ही, अपने माता पिता के पास में ही, अपने भाई बंधुओं के पास में ही अपना टाइम गुजारता है और उनके क्रियाकलापों का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि बालक का पहला गुरु कौन है, उसकी माता है। इसके बाद दोस्तों परिवार के बारे में बताएंगे, है ना। परिवार के बारे में बताएंगे कि परिवार होता क्या है, परिवार के प्रकार बांटेंगे, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, उसमें दोस्तों बताया जाएगा एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, विस्तृत परिवार क्या है। इन सब चीजों के बारे में विस्तृत अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद चूंकि कई परिवारों से एक समाज का निर्माण होता है, तो हम समाज के बारे में भी चर्चा करेंगे और समाजीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, और समाज और समाजीकरण का बालक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के आदर्शों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों पर चर्चा हम समाज और परिवार, मित्र के बारे में करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आएगा मित्र, कि मित्र का बालक के जीवन में अहम रोल होता है। सच्चा मित्र कौन होता है, अच्छा मित्र कौन होता है, किससे मित्रता करनी चाहिए, किससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। बुरी संगति वाला यदि बालक के समझ आ गया या उससे मित्रता हो गई तो हो सकता है, संभावना है कि बालक बुरी संगति में पड़ जाए। यदि उसको अच्छा मित्र मिलता है तो उसके गुणों को जरूर से जरूर क्या करेगा, आत्मसात करेगा, है ना। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि यदि किसी बालक का मित्र, है ना, तीव्र बुद्धि का है ना, तीव्र बुद्धि का है, प्रतिभावान है, तो बालक की संभावना बढ़ जाती है कि वो क्या है, वो भी तीक्ष्ण बुद्धि का हो या उसमें भी कोई मानसिक परिवर्तन आए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि
परिवार और मित्र टॉपिक के अंतर्गत ही दिया गया है पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संगठन। इसका मतलब उनने एक चैप्टर बनाया हुआ है और चैप्टर के अंदर कई टॉपिक दिए हुए हैं। तो क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे कि हमारे पशु पक्षियों का हमारे जीवन से क्या रिलेशन है ना, वातावरण से इनका क्या रिलेशन है, यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम, उनके निवास स्थान और उनके बारे में सभी जानकारियां अपन प्राप्त करेंगे। हमारे आसपास चूंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं और पर्यावरण का मतलब ही है जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। तो दोस्तों हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि ये सभी क्या है, हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो पेड़ पौधों के भी बारे में जानेंगे, कौन सा पेड़ पौधा किधर पाया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, लंबाई क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, और इस प्राकृतिक संसाधन में हम पढ़ेंगे जैसे जल ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जो हमें प्रकृति ने संसाधन प्रदान किए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। इसके बाद आ जाएगा ऊर्जा संगठन। ऊर्जा संगठन में हम जानेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, है ना, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को जानेंगे। इसके बाद वैकल्पिक ऊर्जा, है ना, वैकल्पिक ऊर्जा, कई सारी ऊर्जा के जितने भी स्वरूप होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी ऊर्जा से क्या काम होगा, भूतापी ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है ना, पवन ऊर्जा क्या है, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों जो एमपी टेट के सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है, ये कहते हैं दूसरा जो पाठ दिया हुआ है सिलेबस में, वो है खेल एवं खेल कार्य। ये एक उनने क्या बना दिया, चैप्टर बना दिया। अब उस चैप्टर के अंदर कई सारे क्या है टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि पहला तो खेल, दूसरा व्यायाम, तीसरा योगासन। तो दोस्तों खेल के बारे में हम जानकारी लेंगे कि खेल बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, खेल की भावना क्या होती है, खेल कैसे होने चाहिए, कैसे खेले जाने चाहिए, और बालकों को खेल के लिए प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद व्यायाम की चर्चा करेंगे कि व्यायाम बालकों के जीवन में, है ना, क्या अहम रोल निभाता है। व्यायाम से शारीरिक स्फूर्ति बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर में क्या है, अच्छे मानसिक स्तर का विकास होगा। तो दोस्तों अपन व्यायाम पर भी चर्चा करेंगे और योगासन पे भी चर्चा करेंगे, है ना, योग क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, कैसे इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, योग से बालकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद चर्चा कर लेंगे योग की कि योग कब से स्टार्ट हुआ, है ना, इसके बाद कब से इसको विश्व लेवल पे मनाना स्टार्ट किया, है ना, तो योग कब से स्टार्ट हुआ, योग दिवस कब से मनाया जाता है, योग दिवस के बारे में जानेंगे, किसकी क्या भूमिका रही इस बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे हमारे पारिवारिक उत्सव, यानी कि जो सांस्कृतिक उत्सव हैं जो अपने क्षेत्र में मनाए जाते हैं, है ना, कोई जनजाति क्षेत्र में मनाया जाता है, कोई अपने घर परिवार में भी कई पूजाएं की जाती हैं, कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, है ना, तो वो पारिवारिक उत्सव के अंतर्गत आएंगे, उनके बारे में जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। और अगला टॉपिक आएगा मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन के साधन क्या है, किस प्रकार के मनोरंजन हमारे जीवन स्तर को सुधारने में काम करते हैं, और आज के भरे जीवन में, डिप्रेशन भरे जीवन में क्या करते हैं, तनाव भरे जीवन में हमें कैसे उससे उबारते हैं और कैसे हमें मनोरंजन का प्रयोग करना चाहिए, ये आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके बाद दोस्तों कहानियों के बारे में चर्चा होती है, कौन सी कहानी किस प्रकार का प्रेरणा देती है, बच्चों को कैसी कहानियां सुनाई जानी चाहिए, किस प्रकार की प्रेरणा बच्चों को इन कहानियों से मिलेगी। इसके बाद किताबें, कौन सी किताब किसने लिखी है, बच्चों को कौन सी किताबें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कुल मिलाकर एक ही बात याद रखनी है कि जो शिक्षा है ये सिर्फ बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का दायित्व होता है कि बच्चों को ध्यान में रख के उसको शिक्षा दी जाए, उसकी किताबें, उसका सिलेबस क्या है डिसाइड किया जाए। इसकी तरफ सरकार भी बढ़ रही है, जैसे कि बोझ रहित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो क्या है हमारे समाज से मिले, हमारे परिवार से मिले और एक दूसरे से कनेक्ट होकर संबंध बनाकर चले। ऐसी शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए जिससे बालक का बौद्धिक मानसिक स्तर का विकास हो सके। दोस्तों इसके आगे बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप जानते ही होंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि कहीं राई हो रहा है, कहीं रासलीला हो रहा है, कहीं रामायण हो रहा है। तो इन सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे।
कब मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सा नृत्य, है ना, जैसे कि अभी देखेंगे खजुराहो महोत्सव, है ना। तो ये इन सब चीजों का सिद्धांत क्या है, इन सब चीजों का महत्व क्या है हमारे जीवन से, और इन कार्यक्रमों को बच्चे से कैसे जोड़ा जाए, मतलब बच्चों को इन सब चीजों से कैसे जोड़ा जाए, इस सब के बारे में जानकारी अपन को, है ना, आगे हासिल करनी है। इसके बाद दोस्तों देखिए कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमारे स्थानीय उद्योग और व्यवसाय क्या है, मतलब किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग चल रहा है। जैसे कि देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ, है ना, इसके बाद ग्राम उद्योग वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद उद्योगों का बंटवारा कर लेंगे, कौन सा कुटीर उद्योग है, कौन सा लघु उद्योग है, कौन सा बृहद उद्योग है। इसके बाद उद्योगों के बारे में क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों आता है व्यवसाय और वाणिज्य, है ना। तो किस प्रकार का हमारे देश में, हमारे राज्य में किस प्रकार का व्यवसाय ज़्यादा है, कपड़े का व्यवसाय ज़्यादा है ना। तो किस प्रकार का व्यवसाय हमारे प्रदेश में किस स्तर का है, ये स्थानीय लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, है ना। महुआ कौन बीनता है, महुआ बीनकर व्यवसाय कौन करता है, बेर भी बीने जाते हैं, है ना। इसके बाद गेहूं, चना आदि का, मतलब कुल मिला के खाद्य सामग्रियों का भी व्यवसाय होता है। तो इन पर चर्चा दोस्तों अपन करेंगे। दोस्तों इसके बाद अपनी सिलेबस में दिया गया है तीसरा चैप्टर आवास का। आवास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हर टॉपिक से बनाए जाते हैं, लेकिन आवास से प्रमुख रूप से हर एग्जाम में कुछ आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देखने को जरूर मिलता है। सी-टेट हो, यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, जो भी टेट हो वहीं का क्या है, आवासीय क्षेत्र जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आवास में अपन उठाते हैं पशुओं का आवास, कौन सा पशु किस स्थान पर निवास करता है ना। जैसे सीधे तौर पर अभी सी-टेट का क्वेश्चन था, रॉयल टाइगर कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, उसके बारे में। तो इसमें बंगाल में पाया जाएगा दोस्तों, है ना, सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है ना पशु में जितने भी होंगे, जिराफ का क्या होगा, इसके बाद हाथी का आवास क्या होगा, हिरण का आवास क्या होगा, खरगोश का आवास क्या होगा, उन सब के आवासों पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आ जाएंगे पक्षी में, और कई पक्षियों के बारे में, जैसे फाख्ता पक्षी अपना निवास स्थान कैसे बनाता है, कौवा अपना स्थान कहाँ बनाता है ना, घोंसला कौन बनाता है। इसके बाद कोयल अपना आवास कैसे बनाती है ना। तो जितने भी पक्षी हैं उनके अब अलग अलग निवास स्थान है। जैसे कहते हैं उल्लू कहाँ पर अपना निवास स्थान बनाता है। तो जितने भी पक्षी हैं कहीं ना कहीं तो निवास बनाते होंगे। उन सब निवास के बारे में, पक्षियों के निवास के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है मानव का आवास। तो मानव के आवास में आप लोग पता ही है कि मानव बस्ती बनाकर रहने वाला प्राणी है ना। कौन से स्तर का उसका निवास स्थान है, मतलब कोई जैसे बिल्डिंग बनवा कर रहेगा, बिला बनवा कर रहेगा, घर में रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, झुग्गी बना कर रहेगा, है ना। कोई कंदराव में, पुराने समय में देखिए कि हमारे जो पूर्वज है कंदराव में ही घुस जाते थे। आज भी देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के आवास होंगे मानव के, वो अलग प्रकार से बनाए जाएंगे, जिससे क्या है उनकी ठंड से बचत हो सके। पहाड़ी एरिया में जो निवास बनेंगे, आवास बनेंगे, उनका रहन सहन और उनका पहनावा अलग होगा, उनके आवास की बनावट अलग होगी। आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, आप चले जाइए सिक्किम में, तो देखेंगे कि वहाँ बांस के क्या है अपने आवास बनाए जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। आप चले जाइए पूर्वोत्तर भारत में, तो उधर आपको अलग प्रकार के आवास मिलेंगे। इसके बाद जनजातीय एरिया में प्रवेश कर जाएंगे तो देखेंगे कि उनके आवास अलग होंगे। दोस्तों राजस्थान तरफ चलिए तो उसमें देखेंगे कि खजूर के डंफा से क्या करते हैं, निवास स्थान बनाते हैं अपना, है ना। इसके बाद शहरों में चले जाइए, शहरों में कैसे बड़े बड़े बंगले, कैसे बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, है ना। तो उन सब पर चर्चा मानव आवास के अंतर्गत अपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक इसमें टॉपिक आता है कि मानव को, या पक्षी को, या पशु को आवास की आवश्यकता क्यों है। तो सब जानते हैं कि आवास एक आधारभूत विकल्प है, या आधारभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान आवास के अंदर ही आता है। तो दोस्तों आवास एक आधारभूत क्या है, आवश्यकता है।
और यही सब चीजें देखेंगे कि किस प्रकार की मतलब इसकी आवश्यकता क्या है, आवास बनाने की आवश्यकता क्या है। तो सीधे से आप देखते हैं कि आवास बनाने से मतलब घर में रहने से, यदि आवास में हम रह रहे हैं, अपने घर में गेट बंद कर लिए तो उससे हमारी बाहरी जानवरों से सुरक्षा हो जाएगी, चोरी हो जाती है तो चोरी से सुरक्षा होगी, है ना। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा हमें कहां से, आवास से प्राप्त होती है। दोस्तों अच्छे आवास की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आवास की आ जाती है साफ सफाई, स्वच्छता एक टॉपिक ही दिया गया है आपके सिलेबस में, तो उसमें बात करेंगे कि अपने आवास की साफ सफाई, स्वच्छता, आसपास का परिवेश, किस तरीके से नाली साफ करें, किस तरीके से रूम साफ करें, किस प्रकार से अपने समाज को या अपने आसपास के समाज को या अपने आसपास के आवासों को सुरक्षित रखें, साफ रखें। खासकर आज की डेट में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता का हरदम महत्व रहा है, लेकिन वर्तमान में अत्यधिक तौर पर क्या है, उसका महत्व बढ़ गया है। छोटे से छोटे भाग में जो क्या था, मलिन बस्तियां थी या मलिन जगह हुआ करती थी, उस पर भी ध्यान दिया जाने लगा है ताकि वहां पर क्या हो, स्वच्छता बनी रहे। तो दोस्तों साफ सफाई के बाद इमारतों की सुरक्षा, निर्माण सामग्री, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे कि निर्माण सामग्री होगी। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और वो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि पुराने समय में जो मकान है या इमारतें हैं किस प्रकार से बनाई जाती थी, उस पर उपयोग होने वाली सामग्री कहां से आती थी, उस सामग्री का नाम क्या था। तो दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जैसा आज प्रयोग होता है हमारे आवास या मकान बनाने में जिन चीजों का, सेम उसी प्रकार से प्रयोग पहले भी होता रहा है। ये बताइए कि सबसे पहले देखिए, हमारी यदि कच्चा मकान बनाना है तो उसमें हमें ईंटा चाहिए, है ना। कच्चा मकान बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी चाहिए, ईंटा चाहिए, खप्पर चाहिए, इसके बाद अपन को लकड़ी चाहिए, है ना। इन सब चीजों के बारे में चर्चा अपन करेंगे, लेकिन देखेंगे कि यदि हमें पक्का मकान बनवाना है तो हमें ईंटों के साथ साथ सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, मसाला चाहिए, गाटर चाहिए, चीप चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों पर क्या करेंगे, अपन भवन निर्माण सामग्री की चर्चा पे करेंगे। इसके बाद दोस्तों इमारतों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों देख रहे हैं कि बार बार अपन एक मकान बनवाते हैं तो मकान बार बार दोस्तों नहीं बनाए जाते हैं, एक बार ही बनाना मुश्किल होता है। इस महंगाई के समय में तो जो इमारत बन गई है उसकी सुरक्षा कैसे करें। ये जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, मंदिर है, पुरातात्विक क्या है, स्थल है, या कोई भवन है जो प्राचीन राजाओं ने बनवाया है, उनका हम रख रखाव कैसे कर सकते हैं, उनका है ना रख रखाव कैसे कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा अपन करेंगे। दोस्तों आवास के बाद एक आपका चैप्टर आता है चौथे नंबर का, और वो है भोजन और पोषण। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होगा क्योंकि मानव आवश्यकताओं में सबसे अहम रोल निभाता है और सबसे पहले नंबर पर आता है, वो आता है पोषण यानी कि भोजन। मानव यदि पोषण से ही मानव जीवन संचालित होता है, मानव को एनर्जी मिलती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, और उसी तरीके से आपका बॉडी क्या होगा, काम करेगा। चूंकि बॉडी को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है ना। तो अपन भोजन और पोषण पर चर्चा करेंगे, है ना। तो देखेंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम भोजन की आवश्यकता क्या है, ये सब जानते हैं, लेकिन भोजन और पोषण में दोस्तों अंतर है। भोजन का मतलब पेट भरना, लेकिन पोषण का मतलब जो हमें अवयवी तत्वों की जरूरत है, हमें खनिज लवण की जरूरत है, हमें वसा की जरूरत है, हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो इन चीजों का सम्मिश्रण करके इन चीजों को कैसे उपलब्ध कराया जाता है और किन किन चीजों की आवश्यकता हमारे बॉडी में होती है, वो होता है पोषण। तो यदि जिस मात्रा में हमारे बॉडी को पोषण की आवश्यकता होती है, उस मात्रा में यदि हम भोजन उस प्रकार का लेते हैं तो हमारे पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो इस पर पोषण पर हम चर्चा करेंगे। आवश्यकता के बाद इसके आ जाते हैं घटक कि पोषण किस प्रकार के होते हैं, पोषण के प्रकार बताइए, कौन सा पोषण बच्चों के लिए आवश्यक है, किस प्रकार का पोषण है ना वयस्कों के लिए आवश्यक है, किस प्रकार की मात्रा दी जानी चाहिए। इस सब पर चर्चा अपन कहाँ करेंगे, घटकों पर करेंगे। इसके बाद आएगा दोस्तों फलों पर, सब्जियों पर पोषण का महत्व, यानी कि फल और सब्जियां हमारे पोषण के स्तर को कैसे बढ़ाती हैं, या पोषण में या भोजन में
इनका क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा अपन को करनी है। फल हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाते हैं, हमें किस प्रकार का क्या करते हैं, पोषण उपलब्ध कराते हैं। इसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, फलों के भाग पूछे जाते हैं, वृक्षों के या शाक और झाड़ियों के भाग पूछे जाते हैं कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन से फल का मध्यवृत्ति खाया जाएगा, कौन से फल का बाह्यवृत्ति खाया जाएगा, कौन से फल का भ्रूणपोष खाया जाएगा। इन सब चीजों की चर्चा अपन फल वाले टॉपिक में कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, और वो आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन यानी कि स्वास्थ्यवर्धक पोषण, और स्वास्थ्यवर्धक यदि पोषण लेना है तो किस प्रकार का पोषण शामिल करना चाहिए, है ना, जिसमें से सूखे मेवे कैसे शामिल करें, है ना, फल सब्जियां कैसी शामिल करें, दाल कैसे शामिल करें, उसमें कितनी आवश्यकता हमें होगी, किसकी, वसा की, दूध शामिल करें अपने पोषण में। तो इन सब चीजों की दोस्तों चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा दोस्तों देखेंगे कि आज का जो खाद्य सिस्टम है कितना दूषित हो रहा है। देखेंगे खेतों में कितने आधुनिक उर्वरक डाले जा रहे हैं, जिसमें से रासायनिक क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और वही रासायनिक प्रदूषण कहीं ना कहीं भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हम कई सारी असाध्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो कैसे हमें उसकी सुरक्षा करनी है, किस प्रकार का हमें भोजन तैयार करना है, कैसे जैविक खाद का उपयोग करना है और कैसे हमें जैविक खेती करनी है, इस सब की चर्चा इसी टॉपिक पे अपन कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा पानी और हवा पर। तो दोस्तों सबसे प्रमुख जो है मानव की आवश्यकता पानी ही है, पानी के बाद आता है भोजन, भोजन के बाद आता है आवास। तो इन सब चीजों पर अपन को विस्तृत चर्चा करनी होगी, कोई भी टॉपिक छूटे ना, विस्तृत तरीके से चर्चा करें और कम समय में निपटाएं, है ना। तो इन सब चीजों पे अपन क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो पानी, हवा एवं आज की डेट में कैसे जल प्रदूषण बढ़ रहा है, कैसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कितनी सारी गैसें यहाँ से निकलकर वायुमंडल को हमारे क्या कर रही हैं, दूषित कर रही हैं। देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, है ना, ठंडी के समय में देखेंगे कि एक काले बादल छा जाते हैं, मतलब इतने काले बादल कि सूर्य की रोशनी तक धरातल में नहीं पहुंच पाती। इस सब का क्या कारण है, और वो कारण है कि वायु प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है कि हमारे जितने वाहन मोटर वाहन हैं उनसे निकलने वाली प्रदूषित गैसें, इसके बाद दोस्तों देखेंगे कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित गैसें, और ये सब निकल करके वायुमंडल में विद्यमान हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। और उसका जो परिणाम है, उसका दुष्परिणाम है, वो हमें भुगतना पड़ रहा है। और उसी का परिणाम ये होता है कि कई महामारी, है ना, कई रोग हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें से फेफड़ों का रोग, जिसमें से आंखों का रोग, जिसमें से त्वचा का रोग, बहुत सारे रोग हमारे क्या हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। पानी की बात करें तो जल प्रदूषण भी एक क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है मानव जीवन के लिए, क्योंकि यदि शुद्ध जल पीने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों फिर जिंदगी क्या है, खत्म ही समझो। इसलिए जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, है ना, जल प्रदूषण को रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार और विश्व लेवल पर भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है ना। तो दोस्तों इससे भी कई सारे संक्रमण होते हैं, जैसे प्रदूषित जल पीने से कई सारे संक्रमण होते हैं। पेट की बीमारी, हैजा हो गया, पता चला पारे की मात्रा जल में बढ़ गई है, उससे कोई रोग हो रहा है, कैडमियम की मात्रा बढ़ रही है, उससे कोई रोग हो रहा है ना, अत्यधिक खारा जल इसी के कारण हो रहा है ना। तो दोस्तों हवा, पानी और उन पे होने वाले संक्रमण, यानी कि प्रदूषित जल, हवा से होने वाले संक्रमण और, है ना, प्रदूषण पर चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद जब जल को पढ़ेंगे तो जल चक्र में देखा जाएगा। सबसे पहले जल पर चर्चा करेंगे, H2O पर चर्चा करेंगे। हम उठाएंगे इसको बिल्कुल जीरो से कि पृथ्वी में जल आया कैसे, है ना, जल आया कैसे, पानी बना कैसे। इसके बाद जल का उपयोग क्या है, जल के उपयोग के बाद हम जहां से एक टॉपिक पर सीधा प्रवेश कर जाएंगे जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है जल चक्र। तो दोस्तों जल चक्र पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे धरातल से, पेड़ से, तालाब से, है ना, महासागर से, नदियों से
जल जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है और फिर ठंडा होकर संघनित होकर कैसे वर्षा कर देता है और वर्षा का जल कहाँ कहाँ जाएगा, इन सब चीजों की चर्चा अपन जल चक्र में करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहीं से जल चक्र से क्वेश्चन और बनेगा कि जल चक्र के अंतर्गत ही पढ़ेंगे अपन वर्षा कितने प्रकार की होती है ना। तो वर्षा के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम क्या है, अम्ल वर्षा से किस प्रकार की हानियां होती हैं, है ना। संगमरमर को सबसे ज्यादा नुकसान अम्ल वर्षा ही करती है, मानव शरीर में फफोले पाड़ देती है, वो कौन है, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों की चर्चा, विस्तृत चर्चा अपन आने वाले टॉपिकों पे करेंगे। दोस्तों जल की बात करने के बाद आएगा मौसम, क्लाइमेक्स, भारत का क्लाइमेक्स या भारत की जलवायु, है ना, मध्य प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, इन सब टॉपिक पे चर्चा अपन करने वाले हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना कैसे बढ़ रही है, कौन सी गैस इसमें उत्तरदायी है, इसकी चर्चा अपन करेंगे, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम क्या है, विश्व लेवल पे इसके दुष्परिणाम क्या है, हमारा भारत इस पे क्या काम कर रहा है, इसके लिए कौन कौन से कन्वेंशन हो रहे हैं, कौन कौन सी बैठकें हो रही हैं, इन सब बातों पर अपन को चर्चा करनी है। दोस्तों पानी, हवा एवं प्रदूषण चैप्टर के अंतर्गत ही आपके सिलेबस में दिया गया है भूकंप। तो भूकंप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप का चक्षु क्या होता है, भूकंप का बिंदु क्या होता है ना। इसमें आने वाली एस तरंगे क्या होती हैं, एल तरंगे क्या होती हैं, पी तरंगे क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, भूकंप जोन क्या होते हैं, कौन हमारे देश में कौन कौन से भूकंप जोन स्थित हैं, इन सब बातों पर चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा बाढ़, और बाढ़ और सूखा जो है वो आ जाएगा आपदा, प्राकृतिक आपदा पर। तो आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा करनी है। इसके पहले बाढ़ पर चर्चा करेंगे, बाढ़ आती कैसे है, बाढ़ आने की संभावना कहाँ कहाँ रहती है और बाढ़ आने के कारण क्या है, इस पे भी चर्चा करनी है। इसके बाद सूखा, है ना, सूखा अकाल क्या है, सूखा कैसे पड़ जाता है, और सूखा यदि पड़ जाए तो इससे निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठाएगी, या इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इन बातों पर भी चर्चा अपन को करना होगा। दोस्तों जैसा कि संसाधन आ रहा है तो मानव सभ्यता में, है ना, यह मानव सभ्यता को जिंदा रखने के लिए संसाधन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, या ये कह दें कि संसाधन के बिना मानव सभ्यता कुछ भी नहीं है। तो संसाधनों के प्रकार बांटेंगे, कौन कौन से संसाधन हमारे पृथ्वी में विद्यमान है, मानव किस किस संसाधन का उपयोग अपने जीवन में कर पाता है और उसने कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग अपने जीवन में किया है, इस पे भी चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद दोस्तों इसमें आ जाता है प्राकृतिक संसाधन और एक कृत्रिम संसाधन। इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है पेट्रोलियम। तो दोस्तों पेट्रोलियम में अपन पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, कितने करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, किस चीज से बना है, कार्बनिक तत्व क्या है, और पेट्रोल को कैसे निकाला जाता है, पेट्रोल का खनन कैसे किया जाता है, सबसे पहले पेट्रोल कहाँ से निकाला गया, और पेट्रोलियम के भाग कौन कौन से हैं, इन सब बातों पर भी अपन को चर्चा करनी है। पेट्रोल कितनी डिग्री टेम्परेचर पर निकाला जाता है, पेट्रोलियम का आसवन कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम का आसवन जो है यह निष्कर्षण कहाँ पर किया जाता है, उसके लिए कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना, रिफाइनरी का प्रयोग किया जाता है। तो रिफाइनरी पर भी चर्चा करेंगे, पेट्रोलियम पर भी चर्चा करेंगे, है ना। दोस्तों इन सब बातों के बाद आएगा आपका अगला चैप्टर और वो होगा मानव निर्मित साधन और उसके क्रियाकलाप, यानी कि मानव के क्रियाकलापों के बारे में कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं तो कैसे वहां पर कैसे काम करते हैं, है ना। इसके बाद जो उद्योग धंधों में लगे हैं वो अपने क्रियाकलाप किस प्रकार से संचालित करते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों संसाधनों पर ही आता है एक वन का टॉपिक, है ना। जंगल टॉपिक पहले आ चुका है आपका, जीव जंतु और पेड़ पौधे, इसमें एक वन भी है, वन एक टॉपिक है। और वन को पढ़ते समय अपन डिफाइन करेंगे कि वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या है, वनों की कटाई क्यों हो रही है ना, कितने प्रतिशत वन है भारत में, वनों का महत्व क्या है, सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में 33% है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन से राज्य में कितना % वन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या होंगे, हमारा
क्लाइमेक्स पर या हमारे मौसम पर या हमारी पृथ्वी पर वनों की कटाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन बातों पर भी चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद दोस्तों शहरीकरण से, जो शहरीकरण वर्तमान में यानी शहरों का क्या होना, विस्फोट होना, विस्तार होना, शहरीकरण से हमारे वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई भी शहर, छोटा से छोटा शहर है, वो देखेंगे कि एक विस्तृत रूप ले रहा है। अचानक से जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या के विस्तार के कारण शहरीकरण भी हो रहा है, यानी कि शहर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। दोस्तों जब शहर का क्षेत्रफल बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से वनों की कटाई होगी, यानी कि हमारे वनों का विनाश होगा। और दोस्तों यदि वनों के विनाश को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके भयंकर दुष्परिणाम निकल कर आएंगे। यदि वन कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना, परमानेंट रिलीज हो रही है, लेकिन उसको सोखने वाला कोई नहीं रहेगा। कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाएगी। और यदि वन कम हो गए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों ज्यादा हो जाएगी तो उसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे, हमें ही उन रोगों का सामना करना होगा जो प्रदूषण के कारण हमें क्या करेंगी, प्रभावित करेंगे। दोस्तों शहरीकरण के बाद हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी पर। यही हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी हम एक टॉपिक बनवा देंगे कि पर्यावरण किसको कहते हैं। आप लोग जानते हैं, सिंपल सा है, फिर भी हमें यदि पूरा नोट्स बनाना है और क्रम बाई क्रम अपन को चलना है तो उसका एक क्या है, इसका एक क्रम लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं। इसके बाद एंट्री कर जाएंगे हम सीधा पारिस्थितिक तंत्र पर। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है ना। और इसमें पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या है, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, तो इस पर भी चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल अपन को पढ़ना है। चूंकि मैंने इसमें वायुमंडल नहीं लिखा है तो इसमें वायुमंडल भी हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। तो दोस्तों वायुमंडल पूरा पढ़ने के बाद वायुमंडल का ही एक भाग है ओजोन। तो इसमें दोस्तों अपन को ओजोन गैस के बारे में भी पढ़ना है, ओजोन परत के भी बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ओजोन होता क्या है ना, तो O3 ओजोन होगा। इसके बाद सीधे से क्वेश्चन जैसे आते हैं ओजोन से कि ओजोन को किस में नापा जाता है, उसकी इकाई क्या है, तो ओजोन को नापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन में कितना बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया था, है ना। ओजोन का नाश कैसे होता है, ओजोन CFC गैस ओजोन का नाश कैसे करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद ओजोन का निर्माण कैसे हुआ है, ओजोन कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ओजोन हमें पराबैंगनी किरणों से कैसे बचाती है, ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरणों से ही कैसे होता है, इन सब का क्या करेंगे, चर्चा हम इस टॉपिक पे करेंगे। दोस्तों अम्लीय वर्षा की चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो अम्लीय वर्षा को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन का, तो आपदा प्रबंधन की भी चर्चा अपन कर चुके हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सरकार इस पे क्या भूमिका निभाती है, अपन की क्या भूमिका रहती है, आकस्मिक आने वाली जो है ना प्राकृतिक घटनाएं हैं कैसे घटती हैं, उनको उन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे हम अपनी मशीनरी को, हमारी टेक्नोलॉजी को इसमें लगाएं कि हमें आपदा से ये बचा सके, तो उस पर चर्चा करेंगे अपन। दोस्तों इसके बाद आएगा अंतरिक्ष विज्ञान। जैसे कि हमने चर्चा किया टेक्नोलॉजी की चर्चा करनी है अपन को आपदा प्रबंधन अंतर्गत, कि टेक्नोलॉजी से हमें आपदा प्रबंधन, टेक्नोलॉजी हमें आपदा से कैसे बचाएगी और अपना आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से, सरकार की सहायता से। इसके बाद दोस्तों अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा अंतरिक्ष विज्ञान, है ना। यानी कि अपन को अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है ना। जैसे कि गैलेक्सी हो गया, ब्रह्मांड हो गया, सूर्य हो गया, इसके बाद सूर्य के क्या है सभी ग्रह हो गए, सौरमंडल हो गया, पृथ्वी हो गया। इसके बाद अंतरिक्ष की बात आती है, तो अंतरिक्ष क्या है, कैसा है, इस पर जाने वाले पहले लोग कौन से हैं, है ना, तो उनके बारे में भी जानना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, इसके बाद राकेश जी कौन है ना, कल्पना चावला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली यात्रियों की भी बारे में चर्चा अपन को करनी है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहला जीव कौन सा है, लाइका है, कुतिया है, उसके बारे में भी अपन यही चर्चा कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली यानों के बारे में भी चर्चा करनी है कि हमारा मंगल मिशन कब हुआ, अंतरिक्ष पे कौन कौन से, अमेरिका कौन से यान भेज रहा है, चीन के कौन से हैं, भारत के कौन से हैं, इन सब चीजों पे भी चर्चा अपन को करनी है। इसके बाद जो इसमें आता है वो है जीवन की संभावना। यानी कि दोस्तों
अभी अपन पृथ्वी में निवास कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि हमारी पृथ्वी में आवास है, निवास है, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे अंतरिक्ष में भी ऐसे कई ग्रह घूम रहे हैं जिस पर जीवन संभव होगा। और जीवन संभव होगा तो वैज्ञानिक उसी की खोज में लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, या वहां पर क्या है, जीवन की संभावना है ना। तो देखेंगे अभी न्यूज में आया था कि कई लोग चंद्रमा पे, चांद पे भी प्लाटिंग हो गई है, चंद्रमा पे भी रहने की होड़ लगी हुई है, लोगों ने अभी से बुकिंग कर दी है, प्री बुकिंग हो गई है। यहाँ पर क्या है, चंद्रमा में लोग रहने जाएंगे, प्लॉट हो गया है। जैसे कि अभी एक जो एक्टर है, हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, है ना, सुशांत सिंह राजपूत जी, तो उनको भी देखा गया कि भैया उनका एक चांद पे प्लॉट था, ऐसा अफवाह उड़ी थी, जैसा भी हो, है ना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जीवन की संभावना के बाद दोस्तों आगे आने वाला जो टॉपिक है वो होगा कि अंतरिक्ष संबंधी खोजें, है ना, अंतरिक्ष संबंधी खोजें, और इसमें से करंट के मुद्दे भी अपन जोड़ के पढ़ लेंगे। इसके बाद आती है लास्ट में एक टॉपिक, भविष्यवाणियां। दोस्तों भविष्यवाणी भी आपके सिलेबस, एमपी टेट का जब सिलेबस निकाल के देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट में देखिएगा कि भविष्यवाणी भी दी गई है, तो उस पर भी करेंगे कि आने वाले समय के बारे में पहले से कैसे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी और उनकी भविष्यवाणियां सही भी हुई हैं या नहीं हुई हैं, कि भैया 2000 के ऊपर, है ना, कि जैसे एक भविष्यवाणी थी सन 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है ना, ऐसा कुछ एक बनाया गया था, तो उस पर भी अपन क्या करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हो गया आपका 20 नंबर का एक टॉपिक जो होगा अपने मेन सब्जेक्ट से, यानी कि पर्यावरण या ईबीएस के मुख्य सब्जेक्ट से। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर की चर्चा करनी है पेडागोजी की। तो पेडागोजी एक सरल तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से अपन पढ़ लेंगे, कम समय में पेडागोजी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे कि कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पेडागोजी में कुछ नहीं है, शिक्षा शास्त्र, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, चूंकि ईबीएस या पर्यावरण की पेडागोजी है, तो पर्यावरण कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, है ना, एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, है ना। तो इन सब चीजों पर क्या है, विस्तृत चर्चा अपन करेंगे, एक एक करके टॉपिक उठाएंगे, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यकीन करिए, यदि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया तो आने वाले चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगे, है ना, कि आप उसका अनुभव खुद करेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, नेट से सिलेबस निकाल लीजिएगा और इस पर मनन करिएगा एक बार, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें छोड़ना क्या क्या है, इस सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको सहयोग मिलेगा, और हम इसके जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे जो हमारे ईबीएस यानी कि पर्यावरण के पाठ्यक्रम का पहला वीडियो होगा। उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि आपको किस प्रकार की सामग्री, है ना, प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए मेरे साथ। ईबीएस से इतनी समझ विकसित हो जाएगी ईबीएस पर कि ईबीएस का कोई बुक, पर्यावरण का कोई बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खासकर स्टेट एग्जाम में। और मैं इस प्रकार का सिलेबस लेके चलूंगा, इसके साथ इस प्रकार के फैक्ट जोड़ के चलूंगा कि सिर्फ टेट के लिए बस नहीं, सुपर टेट के लिए भी ये कारगर होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल जीएस प्रयाग एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए स्पेशल पर्यावरण की क्लास, जो आपको क्रम बाय क्रम एक सीक्वेंस में देखने को मिलेगी और जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।